हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम एल सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। तो भाई लोगों, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ, आपको न्यूज़ तो पता ही होती है, आप मेरे साथ वीडियो इसलिए देखते हैं कि अपने भाई को सपोर्ट कर सकें। तो इसीलिए मैं आपके साथ मिलकर देखता हूँ। मेरे को भी खुशी होती है कि मेरे मेरे भाई मेरे साथ हैं। तो मैं जो आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो खान सर की वीडियो है। आपको ये इसके बारे में पता चल गया है, न्यूज़ तो मिल जाती है, लेकिन एक डिटेल आपको एक नॉलेज लेनी होती है, तो वो खान सर बताते हैं उसकी डिटेल। ठीक है, उस न्यूज़ के बारे में। तो इन्होंने जो वीडियो बनाई है वो बनाई है युआन वांग 5 सर्वेलेंस शिप हमन टोटा पोर्ट चाइनीज सर्वेलेंस शिप युआन वैंग 5। ठीक है, तो इन्होंने भी इस पे वीडियो बनाई है। आपने आई एम श्योर कि वर्ल्ड अफेयर की मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ उनको भी, क्योंकि वो न्यूज़ के बेस पे पूरी बनाते हैं, लेकिन इतनी डिटेल डेप्थ में जो स्टडी या उसके बारे में बताना होता है वो खान सर बताते हैं। तो इसलिए मैं खान सर की लेके आया हूँ, ताकि हम लोग समझ पाएँ कि ये शिप क्या है, कैसे करती है, क्यों है। तो खान सर का एक अपना अलग अंदाज है, तो हमें उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो खान सर का बहुत अच्छा है। तो इसका जो खान सर का मैंने लिंक है चैनल का और ये वीडियो का, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इनको सपोर्ट कीजिए खान सर को, ये बहुत अच्छे बनाते हैं। मैं आपको पता ही है, मेरे को ज़रूरत ही नहीं है बताने की, सब लोग जानते हैं खान सर को, कौन कौन कोई भूला थोड़ी हुआ है। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जो नए भी हैं वो भी इनको सपोर्ट करें। और इंडियन यूट्यूबर को हमेशा सपोर्ट करो, पाकिस्तानियों को लात मारो। ठीक है, उनको कभी सपोर्ट मत करो। जैसे कि आप पीछे देख सकते हो स्क्रीन पे चल रहा है कि हर घर तिरंगा हर दिल में तिरंगा। मेरा तो ये है आपके लिए। ठीक है, हर दिल में तिरंगा होना चाहिए भारत के लिए। जो भारत का तिरंगा दिल में बसा लो, भारत को अपने दिल में बसाओ, नेशन फर्स्ट करो, इंडिया फर्स्ट रखो। ठीक है, तो ये पाकिस्तानियों के लिए नहीं हम वीडियो बनाते, जो खान सर की होती हैं ये हमारे लिए वीडियोस होती हैं, हमें नॉलेज लेनी होती है। पाकिस्तानी को नॉलेज देने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो मदरसा शॉप है, उनके लिए नहीं है। ये हमने अपनी नॉलेज गेन करनी है, क्योंकि कल को हमने उन पर कमेंट भी करने होते हैं या उनको जवाब भी देना होता है। तो हमें नॉलेज होनी चाहिए कि हमने हमारे पास क्या है, हम क्यों रोक रहे हैं, कैसे है, ये शिप क्या है, कैसे है। ठीक है, तो पहले वीडियो देखते हैं, वीडियो एंड में करेंगे फिर थोड़ा सा तबसरा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जय हिंद। देखिए, चाइना का एक सर्वेलांस जहाज जो था वो श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर डॉक करने वाला था। अभी भारत के प्रेशर से उसको श्रीलंका ने वहां डॉक करने की यानी रुकने की अनुमति नहीं दिया है। अब समझते हैं ये जहाज क्या था और ये क्या करता था। चाइना की एक जो समुद्री सीमा है वो बहुत बड़ी है और उसका विवाद भी है पूरे दक्षिणी चीन सागर को लेके, इसलिए उसे हमेशा वहां निगरानी के लिए सर्वेलांस की जरूरत पड़ती है। इस सिलसिले में उसने अपना एक जहाज बनाया है, यांग वांग करके जहाज है। यांग वांग टोटल 7 जहाजें हैं। तो ये यांग वांग का 5वां जहाज था, जिसे यांग वांग 5 कहा जाता है, जिसे 2007 में इंट्रोड्यूस किया गया था चाइना की नेवी में। ये एक बहुत भारी भरकम जहाज है, 25,000 टन इसकी विस्थापन क्षमता है। इतना भारी भरकम जहाज है, मतलब समझिए 40 से 42,000 हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर जो होते हैं उनका विस्थापन होता है। ये 25,000 टन इसी का विस्थापन है। इसको चलाने के लिए 470 क्रू मेंबर की जरूरत होती है और ये लगभग समुद्र में 37 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा सकता है। ये 620 फीट लंबा है, इतनी बड़ी ये जहाज है। और ये करता क्या है, तो भाई ये सर्वेलांस का काम करता है। इसके ऊपर बड़े बड़े जो एंटीना लगे हुए हैं, इन्हें किसी भी डायरेक्शन में मोड़ा जा सकता है और ये सैटेलाइट से आराम से कम्युनिकेट हो सकते हैं। और ये इतना खतरनाक है, खतरनाक इन द सेंस मतलब वो जासूसी के रेंज में है कि 750 किलोमीटर रेडियस में ये बैलिस्टिक मिसाइल इतनी रफ्तार से आती है उसको भी ट्रैक कर लेता है, सैटेलाइट की पोजीशन को ट्रैक कर लेता है, कम्युनिकेशन ट्रैक कर लेता है। अगर किसी खास एरिया के पास से गुजरेगा ना, तो वहाँ कम्युनिकेशन में क्या सिग्नल भेजा जा रहा है, डाटा भेजा जा रहा है, उसको भी ये मतलब बहुत इजीली डिकोड कर सकता है। तो इसकी पावर बहुत जबरदस्त है। भारत के पास भी इसके पास है, बस एक ही है, आईएनएस ध्रुव। वो भी पिछले साल हम लोग ने इंट्रोड्यूस किया था वहां पर। वो भी इससे वो तो छोटा ही है, लेकिन ये बहुत बड़ा और बहुत हाईटेक है यहाँ पर। इससे भारत को खतरा ही है इस बात से कि ये चीन से चल दिया जुलाई में और इसने अनुमति मांग दिया था श्रीलंका से कि हम आपके यहाँ आके डॉक करेंगे। और ये इसी बीच यहाँ पे खबर आई थी कि ये 11 अगस्त से 17 अगस्त तक श्रीलंका के सबसे निचला बंदरगाह जो हम्बनटोटा है वहाँ पे ये डॉक करेगा। और यहाँ पर ये हम्बनटोटा बंदरगाह पर रिफिलिंग करेगा, अपने सामान वगैरह को भरेगा, रेस्ट करेगा और ये 11 से 17 अगस्त तक यहाँ रहेगा। एक्चुअली हम्बनटोटा जो बंदरगाह है
वो श्रीलंका का निचला बंदरगाह है और उसे श्रीलंका ने चाइना की कंपनी को लीज पे दे दिया था। तो यहाँ पर चाइना का डोमिनेंस थोड़ा बढ़ गया, लेकिन ये श्रीलंका भारत से काफ़ी करीब होने की वजह से दोनों साइड से ये भारत के लिए खतरा हो गया, क्योंकि भारत के साउथ में ये वाला एरिया अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो यहाँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे कि भारत को इससे खतरा महसूस होने लगा था। आप देखिए ये श्रीलंका है यहाँ पर, और श्रीलंका से यहाँ जस्ट थोड़ी सी दूरी पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ कुड़ानकुल्लम परमाणु रिएक्टर है और यहाँ कलपक्कम परमाणु रिएक्टर है। तो हमारे दो दो परमाणु रिएक्टर के पास आकर कोई इतना भारी भरकम जासूसी जहाज, वो भी 1 हफ्ते तक रहे, जिसका इतनी भयानक मतलब क्षमता है, फ्रीक्वेंसी किसी भी को ट्रैक कर सकता है, इसलिए ये भारत के परमाणु रिएक्टर्स के लिए खतरे थे, क्योंकि एंटीना को किधर भी मोड़ा जा सकता है और ज़मीन पर इसका रेंज बहुत दूर तक का इसका रेंज आ जाता था। तो इसके रेंज में ये आराम से यहाँ से इन पर रेकी की जा सकती थी और एक खुफिया जानकारी चाइना को मिल जाता। इसके अलावा अगर देखिएगा तो यहाँ पर ये सेटेलाइट से टच में रहता है, और सेटेलाइट से टच में रहने के बाद जब इन दोनों को पैरेलली यूज किया जाता है ना, बहुत खुफिया जानकारी को ये लोग जुटा लेते हैं। सेटेलाइट किसी एक एरिया को जाके वो वर्टिकल देखता है, इस तरह से ऊपर से देखता है, और ये साइड से अगर देख लेगा तो डाटा काफी क्लियर हो जाएगा। नीचे हमारे 6 बड़े बंदरगाह थे यहाँ पर, आप देखेंगे यहाँ से मंगलौर है, कोची है, यहाँ पे एन्नौर बंदरगाह है, चेन्नई बंदरगाह है, विशाखापट्टनम बंदरगाह, ये सब इसके रेंज में आ जाते थे। और बंदरगाह जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं, इसमें अलग अलग टर्मिनल होता है, ऐसा नहीं कि जहाज ले आके लगा दिए। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ जहाज खड़े हैं, ये अलग टर्मिनल है, ये एक अलग टर्मिनल है, यहाँ लगाएंगे तो एक अलग टर्मिनल हो जाता है, यहाँ अलग टर्मिनल है, उस तरह से देखेंगे तो यहाँ अलग टर्मिनल है। तो बंदरगाह के पास जहाज ला देना बड़ी बात नहीं होती, जहाज तो बस यहीं तक ला सकते हैं, पानी वाली जहाज का। उसके बाद उस बंदरगाह जो होता है वहां के कैप्टन अब उस पर चढ़ते हैं ताकि वो किस टर्मिनल पे ले जाना है लगा सके। तो ये छोटी छोटी जानकारियों को भी वो इकट्ठा कर सकता था कि किस तरह से कम्युनिकेशन करते हैं, क्या कोड होता है, कितना यहाँ पर फ्यूल कैपेसिटी है, क्या चीज़ है, मतलब टोटल ये अगर आपका डाटा ही लीक हो जाएगा तो पता ही चल ही जाता है यहाँ पर। और बंदरगाह काफ़ी सिक्योर, देखिए बंदरगाहों के पास अंदर जाना काफ़ी मुश्किल होता है, यहाँ पे इतने छोटे एरिया में ये जहाज़ों को डॉक किया गया है। तो इससे हमारी बंदरगाहों की भी सुरक्षा पर सवाल उठ सकते थे। साथ में श्रीलंका के यहाँ होने की वजह से हम लोग का जो सेटेलाइट छोड़ते हैं, चाहे वो विक्रम साराभाई जो और सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र, मेनली जो श्रीहरिकोटा के पास सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र है, यहाँ से हम लोग अपने सेटेलाइट को लॉन्च करते हैं। PSLV हो या GSLV है, ये एकदम सेंसिटिव डाटा होता है, और यहाँ से अगर वो लोग ट्रैक कर लेते हैं तो बहुत दिक्कत होगा। जैसे मान के चलिए कि अगर वो श्रीलंका आ गया यहाँ पर और यहाँ से हमारे PSLV GSLV की कुछ खास कम्युनिकेशन को उसने ट्रैक कर लिया, तो अगर हमको पहले से किसी की फ्रीक्वेंसी या कुछ चीज़ों को पता रहता है तो हम लोग युद्ध के समय उसमें साइबर अटैक भी कर सकते हैं। तो युद्ध की स्थिति में अगर ये साइबर अटैक करके इसके पाथ वगैरह को डिस्टर्ब कर सके तो एक बहुत करोड़ों का घाटा लग सकता है। इसलिए हम लोग को इतनी ज़्यादा चिंता थी। ये पास में आने की वजह से एक और चिंता बढ़ जाती है। श्रीलंका के पास ही है केरल है, और केरल में हमारे एयरफोर्स का साउथ कमांड का मुख्यालय है तिरुवनंतपुरम में, एयर वायुसेना का दक्षिणी कमांड का मुख्यालय तिरुवनंतपुरम में, वो भी इसी के पास आ जाता है। और साथ में नौसेना का दक्षिणी कमान कोची, वो भी इसी के दायरे में आ जाता था। इस वजह से भारत की चिंताएं इतनी ज़्यादा थी कि अगर ये पास आके इतने लंबे समय तक रुक जाता है तो भारत के लिए ये सच में चिंता का विषय है। भारत ने इसका विरोध भी दर्ज कराया था श्रीलंका के सामने। तो श्रीलंका ने पहले कहा था कि ठीक है, इस जहाज को हम रुकने देंगे, इसके रडार बंद रहेंगे। तो श्रीलंका के पास ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे पता चल सके कि इसके रडार चालू है या बंद है, और ये चालू कर ही लेगा तो मना थोड़ी कर सकते हैं, क्योंकि वो बंदरगाह को श्रीलंका के बंदरगाह को चाइना ने ही डेवलप किया था। श्रीलंका की मजबूरी क्या है कि श्रीलंका के ऊपर चाइना का $7 बिलियन का कर्जा है, ये एक बहुत बड़ा मात्रा में कर्जा हो जाता है। दूसरा, श्रीलंका अगर भारत के फेवर में जाता है तो हो सकता है कि चाइना उस पर लोन रिकवरी का प्रेशर बढ़ा दे। साथ में श्रीलंका को बचाने के लिए बेल आउट पैकेज की जरूरत है जो IMF देगा, और IMF में चीन का भी एक अच्छा खासा दबदबा है। तो इसलिए श्रीलंका जो था भारत और चीन को बैलेंस करके चल रहा था, लेकिन इससे भारत के इतने बड़े बड़े खतरे हो सकते थे, इससे भारत सरकार ने श्रीलंका को अवगत कराया। तो श्रीलंका मनाने की भी कोशिश किया भारत को कि यहाँ बस पेट्रोल भरने आ रहा है, ये करने आ रहा है। तो भारत सरकार ने भी कहा जो उसको भरना है तो यहाँ सिंगापुर से भर के चला जाए, यहाँ पर ग्वादर में चला जाए, यहाँ से लेके चला जाए, यहाँ पे किसी और जगह पे लेके चला जाए। तो इससे भारत ने श्रीलंका पे दबाव बनाया, और श्रीलंका पर यह दबाव काम भी आया। भारत के दबाव में श्रीलंका ने मना कर दिया कि आप हमारे यहाँ डॉक नहीं कर सकते, हमको ये नहीं करना है, क्योंकि अभी विकट परिस्थिति में श्रीलंका की भारत ने बहुत ज़्यादा मदद किया था। इससे भारत को लिए ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि वहाँ पे भारत के दबाव में आकर अभी जो चाइना पूरी दुनिया का ध्यान इधर खींचे हुए है,
वो सोच रहा था कि छोटे मोटे मैटर में भारत को उलझा देंगे और बाकी इधर निपटेंगे, तो भारत भी इधर दबाव बना दिया, अब वापस जा रहे हैं। इससे विश्व लेवल पर भारत का दबदबा बढ़ा है और चाइना का मनोबल तो कहीं ना कहीं नीचे गिरेगा ही, कि जिस देश का बंदरगाह आप अपने पैसा से बनाए, जिस देश के बंदरगाह का 99 साल के लिए लीज आपके पास है, फिलहाल अभी उसे 40 साल के लिए किया गया है, तो वो लीज आप ही के पास है। श्रीलंका की सरकार ने परमिशन भी दे दिया था, आपका जहाज चल भी दिया था यहाँ से, और यहाँ रिफ्यूलिंग के लिए उसके सामान भी रख दिए गए थे, और भारत के एक बार कहने से उसने सारा के सारा वापस कर दिया। तो एक तो ये प्रेशर श्रीलंका ने हमारे फेवर में श्रीलंका ने ये डिसीजन को लिया है। लेकिन इसके साथ एक और चीज सोचने की जरूरत है कि भारत हमेशा कब तक हम बस दूसरे का जवाब देते रहेंगे। श्रीलंका चाइना ने ये किया तो हम उसका जवाब देंगे, पाकिस्तान ने ये किया हम उसका जवाब देंगे। अब वक्त आ गया है कि हमें एग्रेसिव होना चाहिए, और ये दिखाता है कि भारत की अब दबदबा क्या है, कि श्रीलंका इतना कर्ज तले दबने के बावजूद भी चीन से भिड़ने के लिए तैयार हो गया, और भारत ने भी उसकी बहुत मदद की थी। हालांकि श्रीलंका का ट्रैंकोमाली जो हम आपको बहुत पहले वीडियो में बताए थे कि जो ऑयल रिजर्व है यहाँ पे टैंकर है, उसे भारत ने ही लीज पे ले लिया है। तो ये भारत की एक तरह से कहिए तो कूटनीतिक जीत है। तो इसी तरह भारत सरकार को भी अब आप अपनी जितने भी रडार हैं उसको इस साइड में एक्टिवेट कर देना चाहिए। ऐसे ही हम लोग के पास भी जहाज है आईएनएस ध्रुव, उसका हम बहुत पहले आपको वीडियो बना दिए, उसे भी मलक्का के साइड में भेज देना चाहिए। और हम शुरू से कह रहे हैं कि जब तक इधर दुश्मन को शांत तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए, उसे लद्दाख के क्षेत्र में, उत्तराखंड में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में यहाँ हैवी मात्रा में हमें युद्ध अभ्यास करना चाहिए। एयरफोर्स को भी करना चाहिए, नेवी को पूरा करना चाहिए, नेवी को चलाने चाहिए यहाँ पे दबाव बनाने के लिए। ससुरा पाकिस्तान शांत रहेगा ना तो उसको मनोबल नहीं बढ़ाएगा, ना तो ये ससुरा ही बीचों में कूदने लगेगा, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना यहाँ पर, ये चौपट करके रख देगा। नेवी, एयरफोर्स सबके साथ मनोवैज्ञानिक दबाव लगाना चाहिए। आप खुद से जरा सोचिए, चाइना इधर की ओर भीड़ रहा है, और इसने के बावजूद चाइना ने जापान के एरिया में भी मिसाइल मार दिया, और भारत को भी धमकाने की ये कोशिश थी कि तुम आगे आगे मत आना वरना हम तुमको भी देख लेंगे। वो अलग बात है कि देखने के चक्कर में हम खुदे देखा गया, वो चला गया बेइज्जती करके। लेकिन ये सोचना चाहिए कि एक देश कितना एग्रेसिव है, इतना एग्रेसिव होने के बावजूद हमें सॉफ्ट नहीं रहना पड़ेगा, हमें अपने तीनों सेनाओं को आगे मोबिलाइज करना होगा। आई होप आप इसे समझे होंगे। हालांकि इसके आने से उतना भी बड़ा खतरा नहीं था, एक तरह से ये आता तो हम लोग इसकी भी तो जासूसी कर लेते कि ये ससुरा कितना फ्रीक्वेंसी छोड़ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हर सिक्के के दो पहलू, किसी चीज से आपको लॉस भी होता है तो फायदा भी होता है। तो इसमें क्या था कि हमको फायदा कम था कि ये कितनी फ्रीक्वेंसी यूज करता है, क्या है, ससुरा इसी का जासूसी हो जाता। हमारा इसरो इतना से तगड़ा है वहाँ पे, हमारे यहाँ पे भी एक से एक मतलब रडार जैमिंग सिस्टम है। तो ये, लेकिन हाँ ये था कि हमारी अगर 10% फायदा होता तो 90% लॉस हो जाता, और ये हमारी एक तरह का मनोवैज्ञानिक जीत है। आई होप आप इसे समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। तो यहाँ तक की वीडियो अब आपको समझ आ गई होगी कि ये कैसे काम करता है, किस किस अपने क्षेत्र को या किस किस जगह को हमारे ये नुकसान पहुंचा सकता था, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही है, इन्फॉर्मेशन लीक होगी। ठीक है, आप किसी चीज़ को आप शिफ्ट तो कर नहीं सकते। ठीक है, ऐसा तो होता नहीं कि रातों रात ही आप चीज़ को शिफ्ट कर लोगे या उसके कोड्स या उसके जो भी होता है वो चेंज कर लोगे, तो उसके लिए टाइम लग जाता है। ठीक है, उस चीज़ को चेंज करने के लिए। तो इसी वजह से इंडिया ने श्रीलंका पे प्रेशर बनाया था। लेकिन जैसे कि आपको पहली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि ये अभी भी चल रहा है, तो देखते हैं अब क्या होता है। बाकी ये है कि आपको एक और बात बता देता हूँ, ये तो आपको वीडियो में सब कुछ खान साहब ने बता दिया, मैं उसको रिपीट करने का मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ इंडिया ने एक और काम किया है कि हमारे, आप शायद न्यूज़ में आपने न्यूज़ पता होगी या नहीं पता होगी, लेकिन मैं आपको फिर भी एक बार बता देता हूँ। जो अमेरिका की एक शिप है वो भी हमारे यहाँ पे साउथ में डॉक की गई है, उसको रिपेयर के लिए या ये करने के लिए। ये पाकिस्तान और चाइना को एक चपेट है कि तुम्हारा हम श्रीलंका में रुकने नहीं देंगे, और अमेरिका का शिप हम यहाँ पे शिप को डॉक करवाएंगे। और हमने वो शिप डॉक करवाया है अपने साउथ में। मेरे को जगह का नाम भूल गया, अगर आपको किसी को पता होगा तो कमेंट में बता देना उस जगह का क्या नाम है जो अमेरिका ने शिप डॉक किया हमारे इंडिया में। तो वो क्या था, क्या रिपेयर करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन एक ये स्ट्रेटेजिकली जीत है इंडिया की कि हम दूसरों का इन्फ्लुएंस रोकते हैं और अपने मतलब के लिए हमने जो किया है काम कि हम उस अमेरिका का शिप रोका। ये क्वाड में ये हुआ था कि हम एक दूसरे के जो बंदरगाह होते हैं, पोर्ट होते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं शिपिंग के लिए, जो मिलिट्री शिप्स होती हैं। जैसे हमारा जापान के साथ भी है और इधर मलक्का में है, जहाँ दूसरे जितने भी हैं
हमने सबके साथ किया हुआ। तो अमेरिका के जितने बेसिस है हम यूज़ कर सकते हैं, हमारी शिप्स जा सकती हैं। ऑस्ट्रेलिया के हमारे यहाँ पे शिप्स आ सकती हैं। तो उसी के एक कड़ी में अमेरिका ने एक शिप डॉक कर लिया है। ठीक है, ये 4-5 दिन पहले की बात है, 6 दिन, हफ्ता लगा लो। ठीक है, हफ्ता पहले डॉक हुआ है। तो वो डॉक मेरे ख्याल 1 या 2 दिन के लिए डॉक रहा है हमारे वहाँ पे। तो ये भी प्लान्स होते हैं, ये बड़ी बड़ी स्ट्रेटजी होती हैं। तो बाकी ये है कि हमारी गवर्नमेंट ने इस पे निगाह रखी हुई है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे चल रहा है। तो ये सब गवर्नमेंट के काम होता है। हमें तो सिर्फ ये होता है कि गवर्नमेंट कर क्या रही है, बाहरले मुल्क के देश क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो हमें तो सिर्फ उस पर ध्यान रखना होता है, क्योंकि हमारे हमें हमें पता होना चाहिए हमारी देश की गवर्नमेंट क्या कर रही है। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ही मेन डिसीजन लेती है, जो कंट्री टू कंट्री बात होती है। हमारा हमारा काम होता है गवर्नमेंट के साथ चलना। ठीक है, अगर कोई गवर्नमेंट, हमें लगता है कि देश की आवाज़ एक होती है कि नहीं, गवर्नमेंट को ये काम नहीं करना चाहिए, तो वो गवर्नमेंट को काम हम रोकते हैं। अगर गवर्नमेंट कोई अच्छा काम करती है तो हमें मिलके उसको गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। यही हमारा काम होना चाहिए। तो बहुत अच्छी वीडियो लगी मेरे को खान सर की। अच्छा वीडियो बनाते हैं ये, नॉलेज फुल नॉलेज के साथ आपको एक एक चीज़ का समझाया जाता है इनकी वीडियो में। तो आई होप, मैं आप सभी बोलता हूँ कि सारे इंडियन यूट्यूबर को, सारे को जितने भी हैं उनको सपोर्ट करा करो, उनका मनोबल बढ़ता है इससे अगर आप उनको सपोर्ट करते हैं। तो जो पाकिस्तानी है या कोई और है उनको लात मारो। ठीक है, उनका अनसब्सक्राइब करो, रिपोर्ट मारो जितनी मारनी है। ठीक है, उनके चैनल्स कभी मत देखो। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, जैसे हम महाउत्सव मना रहे हैं 75 आज़ादी दिवस का, तो उसका ये स्लोगन है हर घर तिरंगा। तो हमारा नेशन फर्स्ट का जो इस चैनल का, जो हमारे देश का है, जो हमारा नारा है वो हर घर तिरंगा, हर दिल में तिरंगा। ठीक है, तो हमारा इनिशिएटिव ये है कि हर दिल में तिरंगा होना चाहिए। ठीक है, घर में तो हम इस वक्त रख लेंगे, लेकिन आगे ये घर में रखने के साथ साथ जो इनिशिएटिव आप ले रहे हो वो दिल में ज़रूर अपने तिरंगा रख लेना। ऐसा ना हो कि घर में तिरंगा, तो एक हफ्ता तिरंगा घर में रखा, उसके बाद तिरंगा निकल जाता है। लेकिन जब एक बार दिल में तिरंगा आ गया ना, तो वो कभी निकल नहीं पाएगा आपके, वो हमेशा के लिए आपके दिल में बस जाएगा। तो देश को अपने दिल में बसा लो, तभी हम तरक्की कर पाएंगे। तभी ऐसे जो आसपास के है ना चुंडू मुंडू देश, इनको हम काउंटर कर पाएंगे। तो यहाँ तक थी वीडियो। एक मैं और बात बताता हूँ, मैंने टेलीग्राम के लिंक यहाँ पे दिए हुए हैं, और एक अपना और चैनल है नेशन फर्स्ट का ही, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सब कुछ मिलेगा। वो जो है ना, आप उस पर मेरे साथ कॉन्टैक्ट में आ सकते हो। तो टेलीग्राम पे आप ज़रूर जुड़ने की कोशिश करो, वहाँ हमारा ग्रुप है। तो वहाँ पे हम अपने देश के लिए अच्छे काम करने के लिए, कैसे देश को जोड़ के रखा जा सकता है, और पाकिस्तानियों को कैसे लात मारी जाती है, इनके यूट्यूबर, इनका इन्फ्लुएंस कैसे रोका जाए, वहाँ पे हम बात करते हैं। यहाँ पे ओपन पे हम कुछ बात नहीं करते। ठीक है, वहाँ पे हम सारे मिल के वहाँ पे काम करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप उस ग्रुप के साथ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस ग्रुप में जुड़ें, ताकि हम सब मिल के अपने देश के लिए कुछ कर सकें, कोई बड़ा काम कर सकें। ठीक है, देश को एकजुट कर सकें और दुश्मनों से हम इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में लड़ सकें। और आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, और शेयर कीजिए अपने जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है कि ये एक नेशन फर्स्ट नाम का चैनल है, इसको सपोर्ट किया जाए। आप सबकी सपोर्ट से ही हम इस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में लड़ सकते हैं। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हो, नए हो, तो इस नेशन फर्स्ट के आप सोल्जर बन जाते हो। तो यहीं तक की वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।